Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, we'll be studying our environment, which is a chapter of class 10 science. This is chapter 13 in new NCERT textbooks. In this video, we'll be studying what is environment, ecosystem, components of ecosystem, food chain, food web, how do our activities affect the environment, especially depletion of ozone layer and the garbage we produce, how to manage that garbage. Let us see what is an environment. Environment is a surrounding या कंडीशंस जो हमारे आसपास होती हैं जिनसे हमारा सर्वाइवल पॉसिबल है तो एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट आर बायोटिक कंपोनेंट्स जैसे कि हमारे आसपास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं डिकम्पोजर्स हैं ऑल दीज आर बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एनवायरनमेंट के उनको हम बोलते हैं ए बायोटिक जैसे कि सॉइल वाटर एयर sunlight, minerals, temperature, all these are abiotic components. Living organisms interact with non-living components in a particular habitat. Habitat मतलब जिस एरिया में वो रहते हैं उसमें वो इंटरैक्ट करते हैं और इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं इकोसिस्टम. इकोसिस्टम सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम है मतलब किसी ऑर्गेनिज्म को अपने सर्वाइवल के लिए सारे कंपोनेंट्स उस सिस्टम से मिल रहे हैं इसलिए ये सेल्फ सफिशिएंट है. इकोलॉजी ऐसी ही ब्रांच ऑफ साइंस है which helps us to study how organism interacts with other organisms and with abiotic components of the environment. करते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जो हमने क्लास 9 में भी पढ़ा है. बिगिनिंग फ्रॉम सेल. सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. When different cells combine and they adopt a particular function and specific function, they are known as tissue. Ecology में levels of organization from simple to complex begin from organism, population, community, ecosystem and biosphere. Organism वो individual है जिसमें different tissues combine to form organs जो part है different organ systems की. Group of individuals of the same species जो एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं उसे हम बोलते हैं पॉपुलेशन. ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज जो इनहैबिट करते हैं एक एरिया उन्हें हम बोलते हैं कम्युनिटी. इकोसिस्टम कंप्राइज ऑफ कम्युनिटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो आपस में इंटरेक्शन करते हैं एंड दे ऑल्सो इंटरैक्ट विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ देयर एनवायरनमेंट. ये कंप्लीट सिस्टम्स हैं अपने आप में. ऑर्गेनिज्म को अपने सर्वाइवल के लिए इस एनवायरनमेंट से सब कुछ मिल रहा है. बायोस्फीयर includes all the ecosystem on the earth surface and 20 kilometer around the earth. ऐसे माना जाता है कि 20 किलोमीटर अर्थ के अराउंड ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं. सो अर्थ इज अ बायोस्फीयर. इसमें बहुत सारे सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम्स हैं. इकोसिस्टम वो नेचुरल एनवायरनमेंट्स है जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग कंपोनेंट के साथ इंटरैक्ट करके सर्वाइव कर सकते हैं. इकोसिस्टम्स का साइज और उनकी टाइप वेरी कर सकती है. यहाँ पे मैंने बायोस्फीयर में अर्थ के ऊपर कुछ इकोसिस्टम्स को दिखाने की कोशिश की है. इट कैन बी एज स्मॉल एज द वेब ऑफ अ स्पाइडर जो एक ट्री पर रहती है. एक लायन जो है वो डेन में रहता है बट द इकोसिस्टम ऑफ दिस एनिमल कैन बी द फॉरेस्ट. एक बर्ड जो नेस्ट में रहती है उसका इकोसिस्टम ये ट्री और स्काई हो सकता है. ये फिश का इकोसिस्टम पूरा सी हो सकता है. डियर फॉरेस्ट या जंगल हो सकता है. एक रैबिट एक होल में रहता है लेकिन वो मूव अराउंड जहां पर भी करता है फॉरेस्ट में वो उसका इकोसिस्टम हो सकता है. ऐसे ही कुछ और नेचुरल इकोसिस्टम्स
जो वाटर बॉडीज में एग्जिस्ट करते हैं वो होते हैं पॉन्ड, रिवर, लेक। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स में ग्रासलैंड हो सकता है, डेजर्ट, माउंटेन। सो ऑल दीज आर नेचुरल इकोसिस्टम्स। इन इकोसिस्टम्स को मैन ने मॉडिफाई किया और बन गए मैन मेड इकोसिस्टम, जिसे हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स बोलते हैं। इसमें डैम हो सकता है, एक्वेरियम, गार्डन, क्रॉप फील्ड जिसमें किसान खेती करता है, उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। और आप देख सकते हैं ये हमारा घर है। जिस लोकेलिटी में मूव करके हम अपनी सर्वाइवल की सारी चीजें ले सकते हैं, वो हमारा इकोसिस्टम हो सकता है। सो ऑल दीज आर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स क्रिएटेड बाय मैन। ऑर्गेनिज्म जो एक इकोसिस्टम का पार्ट है, उनको उनकी फूड हैबिट के अकॉर्डिंग ग्रुप किया जा सकता है। फर्स्ट ग्रुप होता है प्रोड्यूसर्स का। प्रोड्यूसर्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। दे प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक substances, minerals, water, carbon dioxide in presence of sunlight। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो आप जानते ही हैं ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी ये अपना खाना खुद बनाते हैं। जो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स के ऊपर या प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं डायरेक्टली, उन्हें हम बोलते हैं कंज्यूमर्स। इन कंज्यूमर्स को हम प्राइमरी कंज्यूमर्स कह रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं डायरेक्टली। इन्हें हम हर्बीवोर्स भी कहते हैं। यहाँ पे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, मैंने बर्ड्स दिखाई हैं जो कि कुछ नट्स या फ्रूट्स या सीड्स खाती हैं। इसमें दूसरे एग्जाम्पल हो सकते हैं रोडेंट्स, बियर, बाइसन्स। कार्निवोर्स जो है वो हर्बीवोर्स के ऊपर डिपेंडेंट या फ्लैश ईटर्स, इन्हें हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स बोलते हैं। ये कंज्यूमर नंबर 1 हुआ प्राइमरी कंज्यूमर, ये कंज्यूमर नंबर 2 हुआ। कंज्यूमर नंबर 2 इज सेकेंडरी कंज्यूमर। इसमें यहाँ पे मैंने फॉक्सेस, स्नेक्स एंड लिजर्ड्स दिखाई है। इन सेकेंडरी कंज्यूमर्स या कार्निवोर्स के ऊपर अगर कोई और कार्निवोर डिपेंडेंट है या कोई ओमनिवोर डिपेंडेंट है या कोई पैरासाइट है, उसे हम बोलते हैं टर्शियरी कंज्यूमर। तो ये हमारा थर्ड लेवल ऑफ कंज्यूमर हो गया। और इसके ऊपर भी अगर कोई और ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट है, उसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी कंज्यूमर्स। डिकम्पोजर्स आर आल्सो पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम के लिए, बिकॉज दे हेल्प इन डिकम्पोजिंग द डेड रिमेन्स एंड वेस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अगर ये नहीं होंगे तो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है उनकी रिसाइकलिंग नहीं होगी। तो दे हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स बैक टू सॉइल। अगर ये नहीं होंगे तो अर्थ पे वेस्ट एक्यूमुलेट हो जाए, एंड दैट विल बी अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंट। अभी हमने देखा फर्स्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स थे विच वर मेकिंग देयर फूड, एंड उनके ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर्स डिपेंडेंट थे। तो देयर इज अ सीक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स in which energy in the form of food is transferred from one organism to another। और इस sequential arrangement को बोलते हैं फूड चेन। फूड चेन में जो डिफरेंट लेवल्स हैं, जैसे प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, क्वाटरनरी कंज्यूमर, इन लेवल्स को हम बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। प्लांट्स सोलर एनर्जी का खाली 1% यूज करते हैं टू प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस। जो एनर्जी हर्बीवोर्स या प्राइमरी कंज्यूमर्स ने कंज्यूम की आफ्टर ईटिंग प्लांट्स, out of that only 10% of the energy from the body mass is transferred to the next trophic level। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एनर्जी है या तो वो एनवायरमेंट को लॉस हो जाती है, और या फिर वो ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कर देते हैं अपनी एक्टिविटीज में, जैसे कि उनकी ग्रोथ है, मेटाबॉलिज्म है, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, जो भी उनकी बॉडी में फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हो रही है उसमें यूटिलाइज हो जाती है।
So only 10% of the energy is available at each tropic level to be transferred to the next level. और इसे हम बोलते हैं 10% लॉ। क्योंकि सिर्फ 10% एनर्जी अवेलेबल है एट ईच ट्रॉपिक लेवल टू बी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, इसलिए बहुत कम एनर्जी रह जाती है टू सस्टेन द ऑर्गेनिजम्स एट हायर लेवल। और इसीलिए एक फूड चेन में सिर्फ 4 to 5 ट्रॉपिक लेवल्स ही होते हैं, बिकॉज द हायर एनिमल्स विल नॉट हैव सफिशिएंट एनर्जी टू सर्वाइव। एक फूड चेन में जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, ऑर्गेनिक मैटर है, जो एनर्जी है, that is more at lower level than the higher levels of tropic level. Energy का flow unidirectional है. It flows from producers to primary consumers to secondary consumers to tertiary consumers and finally to quaternary consumers or the top carnivore या omnivore हो सकता है। एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है to draw food chains operating in a particular ecosystem like pond, grassland or forest. तो यहाँ पे मैंने फूड चेन्स बनाई है ऑपरेटिंग इन अ पॉन्ड, जिसमें मैंने दिखाया सीवीड, प्राइमरी कंज्यूमर है फिश, क्रेन। दिस इज अ 3 स्टेप फूड चेन। अगर हमें से 4 स्टेप फूड चेन बनाना है तो हम फिश को स्मॉल फिश एंड देन बिग फिश में डिवाइड कर सकते हैं टू मेक इट 4 चेन। नेक्स्ट फूड चेन है ग्रासलैंड में फ्लावर। फ्लावर के ऊपर बटरफ्लाई इज अ हर्बीवोर और प्राइमरी कंज्यूमर, frog is secondary consumer, snake is tertiary consumer, and eagle is quaternary consumer. तो ये हमारी 1 2 3 4 5 स्टेप फूड चेन। इसे अगर हमें शॉर्ट करना है तो वी कैन मेक इट 4 till here और वी कैन मेक 3 फूड स्टेप फूड चेन till here. इसी तरीके से a food chain operating in forest is, यहाँ पर ट्री दिखा हुआ है, प्राइमरी कंज्यूमर deer and tiger is secondary consumer. हमने देखा फूड चेन में एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर दूसरा ऑर्गेनिज्म अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए डिपेंडेंट है, लेकिन नेचर में एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गेनिज्म भी डिपेंडेंट होते हैं, जिससे ब्रांच नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स बन जाता है और एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम फूड वेब कहते हैं। आप नीचे एक सिंपल सा फूड वेब देख सकते हैं। यहाँ पे एक प्लांट के पार्ट्स, चाहे उसके फ्रूट्स हैं या जो भी पार्ट्स हैं, उसे एक माउस या एक गोट कंज्यूम कर रही, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गए। अगर एक गोट को एक फॉक्स खा रही है तो वो उसका सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, और उसको अगर लायन कंज्यूम करता है तो वो उसका टर्शरी कंज्यूमर हो। तो बाहर की तरफ से ये 4 स्टेप फूड चेन बनी। इस माउस को बेचारे को एक वाइल्ड कैट भी खा रही है, इसको डायरेक्टली लायन भी खा रहा है, इसको एक आउल भी खा रहा है और इसको एक स्नेक भी खा रहा है। तो इट इज पार्ट ऑफ 4 फूड चेन्स। रैबिट भी एक हर्बीवोर है और इस हर्बीवोर को अगर भी स्नेक खाता है और स्नेक को वल्चर खाती है, तो ये बाहर से भी एक 4 स्टेप फूड चेन बन जाती है। इसी स्नेक को यदि वाइल्ड लाइफ कंज्यूम करती है वाइल्ड कैट और फिर वाइल्ड कैट को लायन कंज्यूम करता है, तो ये 5 स्टेप फूड चेन होती है। तो आपने देखा यहाँ पे कितना इंटरवाइनिंग ऑफ फूड चेन्स है, एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बन गया फूड चेन्स का, जिसे हम फूड वेब कहते हैं। जितना कॉम्प्लेक्स फूड वेब होता है उतना एनर्जी ट्रांसफर टू ऑर्गेनिजम्स इज इजी एंड स्टेबल। हमने देखा है फूड चेन में the number of organisms, the quantity of food and the energy level decreases from the lowest tropic level to the highest tropic level. लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन। तो कंसेंट्रेशन इंक्रीज होता है पेस्टिसाइड्स का या केमिकल्स का जो हम प्लांट्स के ऊपर स्प्रे करते हैं टू किल द पेस्ट।
इनका लेवल एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर इंक्रीज होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि पेस्टिसाइड्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस और ये फूड चेन में एक्यूमुलेट होते जाते हैं, जिसे हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। इसे समझने के लिए हम एक एक्वेटिक फूड चेन देखते हैं जिसमें लोएस्ट लेवल पर है फाइटोप्लैंक्टन्स जो प्रोड्यूसर्स है, ज़ूप्लैंक्टन्स माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो इनके ऊपर डिपेंडेंट है, स्मॉल फिश एंड देन हॉक। अगर हमने 10,000 प्लांट्स के ऊपर 1 ग्राम भी केमिकल स्प्रे किया तो 1 प्लांट गेट्स 0.0001 grams ऑफ केमिकल। एक ज़ूप्लैंक्टन अगर 10 प्लांट्स भी कंज्यूम करता है तो गेट्स 0.001 ग्राम ऑफ केमिकल। स्मॉल फिश अगर 10 ज़ूप्लैंक्टन्स को कंज्यूम करती है तो इट गेट्स 0.01 ग्राम ऑफ केमिकल। हॉक यदि 10 फिशेस को कंज्यूम करता है तो इट गेट्स 0.1 ग्राम ऑफ केमिकल। अगर ये 10 भी कंज्यूम ना करें, 2 भी करें, तब भी कंसंट्रेशन तो इंक्रीज होगी ही। और ये अलार्मिंग इसलिए भी है क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स आर एट द टॉप ऑफ फूड चेन और ह्यूमन बीइंग्स ओमनिवोर्स हैं। तो और ये देखा गया कि ह्यूमन बीइंग्स के ब्लड में डे बाय डे पेस्टिसाइड्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। जैसे हमने देखा अननोइंगली हमने यूज ऑफ पेस्टिसाइड से बायोमैग्निफिकेशन कर दिया और इंक्रीज कर दिया एक केमिकल को फूड चेन में, वैसे ही हमारी दूसरी एक्टिविटीज से भी एनवायरमेंट इफेक्ट हो रहा है। हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हम नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा यूज करने लगे हैं, जिससे ये नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं या कम हो रहे हैं। इनके यूज से हमारा एनवायरमेंट पोल्यूट और डिग्रेड हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज होने लगा है। ऐसे ही 2 इफेक्ट्स है ओजोन डिप्लीशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गार्बेज, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओजोन एक डेडली पॉइजनस गैस है। जब ऑक्सीजन अपर एटमॉस्फेयर में यूवी रे से टकराती है तो वो नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है। ये नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीजन से कंबाइन करके बनाती है O3 या ओजोन मॉलिक्यूल। O3 अपर एटमॉस्फेयर स्ट्रेटोस्फीयर में एक एनवेलप के रूप में अर्थ को सराउंड किए हुए। सन से आने वाली यूवी रेस से ये अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। अगर ज्यादा मात्रा में यूवी रेडिएशंस अर्थ में एंटर करेंगी तो ये हाई एनर्जी रेडिएशंस है, जिससे टेम्परेचर ऑफ अर्थ इंक्रीज हो जाएगा, विच विल कॉज ग्लोबल वार्मिंग, जिससे हमारे ग्लेशियर्स का मेल्ट होना या फ्लड्स के आने की संभावना बढ़ जाएगी। अर्थ के टेम्परेचर इंक्रीज होने से हमें स्किन कैंसर, कैटरेक्ट जैसी बीमारियां हो सकती हैं, हमारी इम्यूनिटी डिक्रीज हो सकती है और प्लांट की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो सकती है। तो ये ओजोन डिप्लीट कैसे होती है? कुछ केमिकल्स जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिसे हम CFC भी कहते हैं, ये यूज होते हैं एज कूलेंट इन रेफ्रिजरेटर्स एंड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। एरोजोल स्प्रेज जो हम यूज करते हैं परफ्यूम्स में, शेविंग फोम्स जो हम यूज करते हैं, उससे भी हमारी ओजोन लेयर डिप्लीट होती है। तो इसी CFC के लेवल्स को मेंटेन करने के लिए 1987 में UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने एक एग्रीमेंट साइन किया नॉट टू इंक्रीज द CFC लेवल्स बियॉन्ड द लेवल्स ऑफ 1986। सेकेंड एनवायरनमेंट प्रॉब्लम है द गार्बेज और द वेस्ट विच वी प्रोड्यूस। हम जानते हैं कि हमारी पॉपुलेशन डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर इंक्रीज होती जा रही है, और जो हमारे लाइफस्टाइल में जो चेंजेस हुए उससे हम बहुत ज्यादा वेस्ट जनरेट करने लगे हैं। जो गार्बेज हम प्रोड्यूस करते हैं उसको हम डिवाइड करते हैं इनटू 2 टाइप्स, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको बैक्टीरिया अपने एक्शन से डिकम्पोज कर सकता है, जैसे कि वेजिटेबल वेस्ट है, ड्राइड प्लांट्स हैं, डेड एनिमल्स हैं। बट जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो डिकम्पोज नहीं हो सकता, इसीलिए वो अर्थ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, एल्यूमिनियम फॉइल्स, एंड यही
ज्यादा सीरियस थ्रेट है टू आवर एनवायरनमेंट। यहाँ पे मैंने सजेस्ट किए कुछ वेज जिससे हम वेस्ट को रिड्यूस कर पाए और मैनेज कर पाए। इसमें एक तरीका है टू स्टॉप अननेसेसरी पैकिंग ऑफ गिफ्ट्स, टू सेग्रीगेट या सेपरेट बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जिससे इनका रिसाइकलिंग या रीयूज इजी हो पाए। We can use cloth bags instead of plastics or polythenes. अपने घरों से निकलने वाले बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से हम कंपोस्ट बना सकते हैं और उसे अपने गार्डन में यूज कर सकते हैं। तो ये वही एनवायरमेंट फ्रेंडली वेज हैं जो हमें सिखाते हैं टू रिफ्यूज द थिंग्स विच आर नॉन एनवायरमेंट फ्रेंडली। अगर हम स्टॉप नहीं कर सकते तो एटलीस्ट रिड्यूस तो हमें करना ही होगा इन नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स के यूज को। We should reuse things, we should buy things which can be recycled, और हमें एक रीपर्पस ढूंढना होगा। एक चीज जिसे हम यूज कर रहे हैं उसे हम कैसे दूसरे पर्पस के लिए यूज कर पाए। तो वी शुड फॉलो दीज 5 hours टू मेक आवर एनवायरमेंट हेल्दी। इस वीडियो को देखकर आपको इस चैप्टर को समझने में क्या मदद मिली, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। यदि आप कोई सजेशंस देना चाहते हैं जिससे मेरे वीडियोस इंप्रूव हो, तो वो सजेशंस भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस जो सेकेंड टर्म के टॉपिक्स हैं उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।